सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1828 में की गई थी। ठीक है, 1828 में। बृहद समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में था तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा का गठन किया था। कब किया था? तो 1815 में किया था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। वो व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? तो राधाकांत देव ने किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाड़े को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिया था? तो 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। ये आपको ध्यान में रखने हैं। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अड्यार में। कहाँ? मद्रास। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट। यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का स्थापना किया? तो सत्यशोधक समाज। ठीक है ना। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? तो मौलाना आज़ाद बने। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। आगे है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1815 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। आगे है ब्रह्म समाज। इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 में। कलकत्ता में किए थे। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रसार था। धर्म सभा राधाकांत देव ने संस्थापना किया था। 1829 में कलकत्ता में किया था। इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज के विरोध में। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म का रक्षा करना। ठीक है। आगे है तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब? 1839 में। कलकत्ता में किए थे। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। ठीक है। आगे है परमहंस मंडली। ददोबा पांडुरंग ने किया था। 1849 में किया था। कहाँ पे? बम्बई में। इनका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने किया था 1866 में। कहाँ? कलकत्ता में। इनका उद्देश्य क्या था? तो ये ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की थी और इसके विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया था। प्रार्थना समाज। इसका संस्थापना आत्माराम पांडुरंग 1867 में किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई में। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के विचारों और प्रचलित मान्यताओं को सुधार करना था। ठीक है। आगे है आर्य समाज। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे। कहाँ? बम्बई में। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट ने किए थे। कब किए थे? 1875 में न्यूयॉर्क में किए थे। इनका उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रचार और विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। आगे है साधारण ब्रह्म समाज। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने किए थे 1878 में। कहाँ? कलकत्ता में किए थे। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन हुआ और जो समाज की व्यवस्था तथा समाज के सुधार के प्रश्नों पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है। आगे है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। MG रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था 1887 में बम्बई में। इनका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। रामकृष्ण मिशन। इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में वेलूर में किया था। उद्देश्य क्या था इनका? मानवतावादी और सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में बम्बई में। उद्देश्य क्या था? मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। ठीक है। आगे है पूना सेवा सदन। रामाबाई रनाडे ने 1909 में किया। कहाँ पे? पूना में किया। उद्देश्य क्या था? महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने किया था 1911 में। कहाँ? मुंबई में। ठीक है। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना था इसका उद्देश्य। आगे है वीमेंस इंडियन। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में। ये संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। आगे है रहनुमाई मजदया स्नान सभा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, फार्दून जी के द्वारा और HS बंगाली के द्वारा, तीनों के द्वारा की गई थी। कब? 1851 में बम्बई में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पारसी धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। ठीक है। चलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। आगे है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी
आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? तो गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत की महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। किससे? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंदराव पाटिल थे। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा में और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह दोनों मिलकर। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले है अलीगढ़ आंदोलन, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इसका स्थल कहाँ था? अलीगढ़ में था। और इसकी विशेषता क्या थी कि ये अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। ठीक है, और 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो अहमद खान ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। कहाँ किया था? तो अलीगढ़ में किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अहमदिया आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम मोहम्मद थे। कहाँ स्थल था? पंजाब में था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? तो ये उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, किस पे? उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें जहर का विरोध किया गया। इसमें क्या किया गया? जौहर का विरोध किया गया। आगे है देवबंद आंदोलन, जिसका संस्थापक थे मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। स्थल कहाँ था? देवबंद सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना था। ठीक है, और अंग्रेजों का विरोध करना था। आगे देखते हैं बहावी आंदोलन। इसके संस्थापक थे सैयद अहमद और राय बरेलवी। ठीक है, इसका स्थापना केंद्र कहाँ था? पटना में था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून और अधिनियम। सबसे पहले नवजात कन्या हत्या कानून। ये जो गवर्नर जनरल थे जॉन शोर के शासनकाल में 1795 में, इसकी विशेषता क्या थी? इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। ठीक है, बाल हत्या निरोधक कानून, ये कब पास हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे, 1804 में पास हुआ था। और इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। आगे है सती प्रथा निषेध कानून। ठीक है, विलियम बेंटिंक के शासनकाल में लागू किया गया था 1829 में। और इसका क्या था विशेषता? कि सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। ठीक है ना, यानी कि सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। आगे है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में हुआ था। इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। ठीक है, जो विधवा विवाह था उसको कानूनी मान्यता दी गई थी। आगे है सम्मति आयु अधिनियम। लैंसडाउन के कार्यकाल में 1851 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा। आगे है शारदा एक्ट, जो कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुई थी 1929 में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष कर दी गई थी। किसमें? शारदा एक्ट के द्वारा। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, ये लॉर्ड
ऑकलैंड के शासनकाल में पारित हुआ था 1937 में। ठीक है, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। आगे है दास प्रथा प्रतिबंध, जो कि लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था, 1943 में हुआ था। इस एक्ट का विशेषता ये थी कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस चार्टर एक्ट के द्वारा लगाया गया था, तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एकमात्र जो ब्रिटिश थे जॉर्ज यूले, इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? 1888 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, किनको किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। कब? तो 1875 में की गई थी। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लंदन में की गई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कब किए थे? 1838 में किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। आगे है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एम्स के द्वारा किया गया था 1839 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में स्थापना हुआ था। कहाँ पे? मुख्यालय था कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा किया गया था 1851 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका भी कलकत्ता में था। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना किया गया था, 1852 में किया गया था। मुख्यालय बम्बई में था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजलू नरसू चेट्टी के द्वारा किया गया था, 1852 में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी और एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1870 में। मुख्यालय कहाँ था? पूना में था। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका स्थापना हुआ था, 1877 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ था? तो दिल्ली में था। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी के द्वारा किया गया था, 1864 में किया गया था। मुख्यालय था कहाँ? मद्रास में। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबीज और फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ था? बम्बई में। चलिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि अंबेडकर जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इसमें जातिगत भेदभाव के शिकार के होने की घटना के बारे में वर्णन किया है। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा में किस प्रकार की घटना का
वर्णन किया गया है, तो जातिगत भेदभाव का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो E.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय क्या हुआ था? पुणे में बीमारी प्लेग चल रही थी, इस कारण इसका जो प्रथम अधिवेशन था मुंबई में हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे नेता थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? ये लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला था, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख तथ्य। चलिए देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, तो ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था। ये किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, इसको आपको याद रखने हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यदि हम
मेढक की तरह वर्ष में एक बार टराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 1885, स्थल कहाँ था? बम्बई में। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था जो कि बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वर्ष 1886, जिसका स्थल था कलकत्ता। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित भी किया था। आगे हम देखते हैं वर्ष 1887, ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया था और शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था इस अधिवेशन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1888, इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने किया था। ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, प्रश्न डायरेक्ट ऐसे बनते हैं कि किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, तो आपको क्या बताना है? इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, 1890 ये कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता किए थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, 1896 का जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहमतुल्लाह ए सयानी ने। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आपको प्रश्न यहाँ से बनता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह एम सयानी ने। ठीक है, अगला है 1905, ये हुआ था बनारस में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, और इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में उन्होंने स्वराज मतलब कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, आगे है सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था और रास बिहारी घोष अध्यक्षता इसके किए थे। ठीक है, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था प्रथम बार। किसमें? नरम दल और गरम दल में हुआ था। आगे है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया था। आगे देखते हैं 1916, ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो नरम दल और गरम दल था ये दोनों एक हो गए थे और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। ठीक है, और तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किस अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था? तो आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में नारा दिया था। ठीक है, आगे है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट किए थे और प्रथम महिला अध्यक्ष। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने यहाँ पे अपनाया था। 1920 का नागपुर अधिवेशन, सी विजया राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता किया थे।
और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसमें किया गया था। आगे है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे और एकमात्र ऐसा ये अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, आगे है 1925। 1925 का मद्रास अधिवेशन, जिसमें एस.एन. अंसारी ने अध्यक्षता किया था और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और साइमन कमीशन का बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, आगे है 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। ठीक है, और तब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे देखते हैं 1931 कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था और मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी हुआ था। किसमें? इसी अधिवेशन में हुआ था। आगे है 1936 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया है। किसमें बताया है? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, अगला है 1937 फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था और प्रथम ये ऐसा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। आगे है 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और सुभाष चंद्र बोस हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत भी की थी इस अधिवेशन में। आगे है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, और ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे है 1946 का मेरठ अधिवेशन, अध्यक्षता जेवी कृपलानी ने किया था और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो प्रश्न ये आता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। आगे है महत्वपूर्ण पॉइंट कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तायेबी और फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग के सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में किसने किया था? तो बदरुद्दीन तायेबी और फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग के सहयोग से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। अनुशीलन समिति की संस्थापक कौन थे? तो पी मित्रा थे। ठीक है, प्रथम नाथ मिश्रा। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लाहौर षड्यंत्र का जो केस था उसमें भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को भी फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। ठीक है ना, 23 मार्च 1931 को। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया था। और काकोरी कांड हुआ कब था? तो ये 1925 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो दिल्ली में किया था। मित्र मेला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने।
लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपने उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, कौन थी? तो बीना दास थी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। ठीक है। आगे है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। आगे है जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतीन दास की हुई थी। आगे है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला, इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर थे। भारत माता सोसाइटी 1904 में स्थापना हुआ था अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में स्थापना हुआ था पी मित्रा और पुलिनदास के द्वारा। अभिनव भारत समाज 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति 1907 में वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिनदास और सतीश चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन, ठीक है, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। नौजवान सभा 1926 में स्थापना हुआ था भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। जिया तरंग आंदोलन को रानी गाइदिन्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिया तरंग आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो रानी गाइदिन्यू ने किया था। आगे देखते हैं भारत में बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो वाकाजी स्तंभ कामा ने। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो वाकाजी स्तंभ कामा को। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान में बनी थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो सरदार उधम सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में किया था। कौन सी क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था? तो मदनलाल ढींगरा। ठीक है। वर्ष 1913 में लाल हरदयाल द्वारा गद्दर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे है विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। ठीक है। इंडियन
इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। गद्दर पार्टी 1913 में स्थापना हुआ था लाल हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह वाकना के द्वारा। ठीक है। हिंद एसोसिएशन 1913 में स्थापना हुआ था सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया गया था। आगे है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। सबसे पहले देखते हैं दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर। ये लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या किए थे। कब किए थे? 1897 में। विनायक दामोदर सावरकर, ये अभिनव भारत की स्थापना किए थे 1904 में। और महाराष्ट्र में मित्र मेला की भी स्थापना किए थे 1899 में। पुलिन दास, ये ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1902 में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा और M.L. ढींगरा, ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1905 में किए थे। प्रफुल्ल चंद्र चौकी एवं खुदीराम बोस, ये मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंके। कब फेंके थे? 1908 में, लेकिन वो बच गया था। अगला है रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंके थे 1912 में। लाल हरदयाल और सोहन सिंह वाकना, ये सैन फ्रांसिस्को मतलब कि अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। और कामागाटमारू कांड की हुआ था कब? 1914 में, जिसमें ये लोग शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में किए थे और काकोरी षड्यंत्र में भी शामिल थे 1925 में जो हुआ था। आगे है सूर्यसेन, सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। कब? 1930 में। आगे है चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किए थे। आगे है भगत सिंह, भगत सिंह सैंडर्स की हत्या किए थे 1928 में और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे 1929 में। और पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे 1929 में। आगे है राजगुरु, राजगुरु सैंडर्स की हत्या में शामिल थे 1928 में। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने में शामिल थे 1929 में। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1929 में। उधम सिंह लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने किया था। आगे हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गद्दर नामक अखबार प्रकाशित किया था। ठीक है। कहाँ पे किए थे? तो उत्तरी अमेरिका में। आगे है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की जैसे घोषणा हुआ था तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था और इस आंदोलन में बहिष्कार प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। ठीक है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। आइए हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन में। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया था। ठीक है, जिसमें हिंदू जनसंख्या बहुत क्षेत्र थे। आगे पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल को रखा गया था और असम को रखा गया था जिसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुत क्षेत्र थे। आगे समझ में, मतलब पश्चिम बंगाल में हिंदू क्षेत्र थे और पूर्वी बंगाल में क्या थे? मुस्लिम क्षेत्र थे। आगे है
वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बंगाल विभाजन जो 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आगे है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत हुआ? तो 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं कि वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। आगे है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। आगे है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी भी बन गई। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ था। आगे देख लेते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था और तृतीय अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में हुआ था। ये तीनों अधिवेशन आपको याद रखने हैं। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो किसकी हुई थी? अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
की गई थी। 1909 के बिल सुधार में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये किसने कहा था? ये कहा था वायसराय मिंटो ने। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। आगे देखते हैं कि जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है, और ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बने थे। ठीक है ना, और ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचे थे। ठीक है, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता आइए देख लेते हैं। एक है उदारवादी और एक है उग्रवादी। ठीक है, उग्रवादी के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। और उदारवादी के नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो सिरोल ने कहा था। ठीक है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यही इसका क्या है? आशय है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। चलिए एक बार दिल्ली दरबार के बारे में देख लेते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगा था लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में, द्वितीय दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, और तृतीय दरबार 1911 में लगा था लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर प्रश्न ये आता है बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आता है कि द्वैत शासन के जनक कौन है, तो कार्टिस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादी की पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पकार कौन था? एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वो निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। ये आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1916 में पूना में तिलक
से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार, जो कि मद्रास में है, वहाँ होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। अब आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में कि होम रूल आंदोलन जो शब्द है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वशासन होता है। क्या होता है? स्वशासन होता है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमोंड द्वारा की गई थी, ठीक है। और 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। जब होम रूल आंदोलन को 1916 में प्रारंभ किया गया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे, ठीक है। अब तिलक ने जो होम रूल स्टार्ट किया था, कब किया था? अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने जो स्टार्ट किया था 1916 सितंबर में, ठीक है। ये जो तिलक स्टार्ट किए थे इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक, और जो एनी बेसेंट का क्षेत्र था वो था मद्रास का तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ था? बेलगांव, कर्नाटक में, ठीक है। और एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसका मुख्यालय अडयार, मद्रास में था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अध्यक्ष एससी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट थे, जबकि इनके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज अरुडेल थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जबकि इनका क्या उद्देश्य था? स्वशासन की स्थापना, ठीक है। प्रचार माध्यम क्या था? मराठा और केसरी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, ठीक है। आगे देखते हैं फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो 1918 में एक कर दिया गया था। 1916 में बनाए थे और 18 में इसको एक कर दिया गया था। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीडी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे। मतलब कि एनी बेसेंट जो होम रूल लीग स्टार्ट की थी उनके साथ इतने लोग शामिल थे, ठीक है। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि लंदन में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1916 को, जिसके महासचिव कौन थे? तो ग्राहम पोल थे, ठीक है। कौन थे? ग्राहम पोल थे। आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनएम लोखंडे के द्वारा, ठीक है। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके द्वारा पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता था, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आता है कि ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1920 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एनएम जोशी थे। कौन थे? एनएम जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए थे, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं जो प्रमुख कारखाना अधिनियम है उनके बारे में देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1881, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन के समय
कारखाना अधिनियम 1911, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल थे। और कारखाना अधिनियम 1922 के समय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। कारखाना अधिनियम 1934 के समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। और कारखाना अधिनियम 1944 के समय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। आगे देखते हैं, सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो प्रश्न ये आएगा कि मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1927 से मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया गया था? तो 1 मई को। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। एन.एम. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी।